नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज जो है सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:15 बजे रायपुर से सीएम रवाना होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आज 2:35 पर सीएम जिले के जामगांव पहुंचेंगे। जामगांव में सीएम कुसरिया यादव समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि 4 बजे श्री शंकराचार्य आश्रम बोरिया कला जाएंगे और उसके बाद चट्टू पष्टी योगिनी प्रसाद प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें कि आज सीएम दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और 2:15 बजे रायपुर से सीएम रवाना होंगे और जिसके बाद उनके कई कार्यक्रम हैं और जिसके बाद आज शाम 5:20 पर सीएम हाउस पहुंचेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज दुर्ग जिले पर दौरे पर रहेंगे सीएम और इस दौरान आपको बताते चले कि दोपहर 2:15 बजे रायपुर से रवाना होंगे, जिसके बाद उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और समारोह में शिरकत करेंगे और जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल शाम 5:20 पर सीएम हाउस पहुंचेंगे। तो 2:15 बजे सीएम रायपुर से रवाना होंगे, जिसके बाद दोपहर 2:35 पर सीएम जिले के जामगांव पहुंचेंगे। जिसके बाद आपको बताते चले कि जामगांव में सीएम कुसरिया यादव समाज के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि शाम 4 बजे श्री शंकराचार्य आश्रम बोरिया कला जाएंगे और चट्टू पष्टी योगिनी और प्रसाद प्रतिष्ठान समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम है जिनमें सीएम शिरकत करने वाले हैं और इसके बाद 5:20 पर सीएम हाउस पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी जहां पर आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान 2:15 पर रायपुर से रवाना होंगे। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहला कार्यक्रम जामगांव पहुंचने का है, जहां पर सीएम 2:35 पर जामगांव पहुंचेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, आज सीएम दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड ग्राम जामगांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल 2:15 पर राजधानी रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2:45 पर जामगांव पहुंचेंगे। जामगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यादव समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां और भी कार्यक्रम है जो निजी, उसमें शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर के बोरिया कला आश्रम श्री शंकराचार्य के वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 5 बजे राजधानी रायपुर सीएम हाउस लौटेंगे। जी, जिस तरह से आज सीएम दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रदीप, विशेष तौर पर क्योंकि सीएम पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए दुर्ग जिले के जामगांव में वो जो अधिवेशन मतलब वार्षिक अधिवेशन होने वाला यादव समाज का, वहां पर सुरक्षा के मुख्यमंत्री के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए और वहां पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यादव समाज को कुछ बड़ी घोषणा भी कर दें। तो देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का दौरा दुर्ग जिले में रहेगा और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यादव समाज के लिए कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके अधिवेशन में मुख्यमंत्री शामिल होने जामगांव जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदीप आपने जिक्र किया कि आज कई दौरे प्रस्तावित हैं सीएम के, तो ऐसे में अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज? जी बिल्कुल, देखिए जामगांव है, ये गांव है, तो वहां पर अगर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जाएंगे तो खास तौर पर सीधी सीधी बात है कि वहां के लोग जो हैं वो बहुत ही बेशक होंगे, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखने के लिए, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जा रहा है उनके गांव में और मुख्यमंत्री भूपेश विकास खंड जो पाटन है विधानसभा
जो दुर्ग जिला जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन है वहां से चुनाव लड़ते हैं। आज उन्हीं के ग्राम में जो है जामगांव, मतलब विकास खंड में आता है जामगांव, वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यादव समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर सीधी सीधी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जाकर लोगों से मिलेंगे, लोगों के यादव समाज के अधिवेशन में शामिल होंगे, तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जी प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा की चुनाव जो है उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए, एफएलसी प्रभारी कार्यशाला में भी मौजूद रहे और बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। तो रायपुर में जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, ऐसे में आपको बताते चले कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में बता दें कि निर्वाचन अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए, जहां पर एफएलसी प्रभारी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। सिविल लाइन के नवीन विश्राम गृह में ये कार्यशाला हुई। इसी खबर पर हमारे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं और मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी जो हैं इन पूरे चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है और आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा चुनाव को मज़ा 4 महीने बचे हैं। ऐसे में हम अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, FLM अधिकारी हैं, जो सभी अधिकारी आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम गृह में वहां पर बैठक चल रही है। वहां पर सभी जिलों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उप निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं और ये बैठक सुबह 10 बजे से चल रही है और अभी भी बैठक चली रही है लगातार। देखिए, तो क्योंकि चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और क्या हो रहा है उसका फीडबैक ले रहा है। इसमें भारत आयोग के भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए हैं, जो मौजूद हैं, बैठक में चल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बैठक जारी हो गई है। आज से बैठकों का दौर जारी हो गया और अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ज्यादा दिन बचा नहीं है विधानसभा चुनाव को। तो ये बैठक चल रही है। बैठक में कहां पर कितने बूथ बनाए जाएंगे, किस तरह से चुनाव करवाया जाएगा, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, उस पर चर्चा होगी बैठक में। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदीप आपने जिक्र किया कि तैयारियां चल रही हैं, बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है, क्या मिजाज देखने को मिल रहा है उस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, कई राज्यों में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में क्या है, जो तैयारियां होती है निर्वाचन की, चुनाव आयोग की, कि वहां पर कितने बूथ रहेंगे, कितने मतलब स्तर पर बूथ रहेंगे, जिले में बूथ रहेंगे और किस तरह से तैयारी की जाएगी, किस तरह से चुनाव करवाया जाएगा, उस सभी को लेकर एक बैठक चल रही है, जिसमें सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मौजूद है, उप निर्वाचन अधिकारी मौजूद है और भारत आयोग के भी निर्वाचन अधिकारी मौजूद है कि चुनाव कैसे करवाना है। छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि 1-2 जिले नक्सली क्षेत्र आते हैं कि वहां पर शांतिपूर्वक मतदान कैसे करना है, ये सब की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और आज से बैठक चालू होगी। आज पहली बैठक है निर्वाचन आयोग की और ये बैठक चल रही है, राजधानी रायपुर के सिविल लाइन में चल रही है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आपने कहा आयोग की तरफ से पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है इन चुनावों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दल में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी कल ओम माथुर आए थे, प्रदेश प्रभारी भाजपा के, जो कि कल बस्तर में मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एपिसोड का कल उन्होंने बस्तर में उसका आयोजन किया। और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में, बूथ में, ब्लॉक स्तर पर सभी जगह इसका आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में भी इसका आयोजन किया गया। लगातार भाजपा कांग्रेस दोनों एक्टिव नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं का दौरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से ही सामने आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 12 राज्यों की रामायण मंडलाएं प्रस्तुति देंगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर मशहूर कलाकार महोत्सव में शिरकत करेंगे। रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 12 रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुति देंगी। तो जहां पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाना है, 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा। इस आयोजन में मशहूर कलाकार महोत्सव में शिरकत करेंगे। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से 1 से 3 तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाना है, ऐसे में आपको क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं अभी इसको आयोजन को लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने जा रहा है जो 1 जून से 3 जून तक रामायण महोत्सव होगा। इसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 12 राज्यों के लोग शामिल होंगे और इसमें झांकियां भी निकाला जाएंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासित जो राज्य हैं उनको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रण दिया था कि आप भी आइए और अपने जो प्रदेश की झांकियां हैं उनको लाइए और यहाँ पर दिखाई। तो देखिए कहीं ना कहीं पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने जा रहा है। उसको लेकर सभी नेता, सभी अधिकारी अभी से तैयारियों में जुट गए और रायगढ़ में होगा 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चलेगा। जी, विशेष तौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कंबोडिया और अलग अलग स्थानों से झांकियां आ रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों में खासतौर से, क्योंकि बाहर से जब कोई कलाकार आता है तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिलता है, तो इस आयोजन को लेकर वहां के लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बाहर देश के जब कोई भी कलाकार आते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जो कलाएं हैं वो भी हम देखेंगे और जो झांकियां हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए 12 टोटल यहाँ पर 14 देशों के जो हैं वो आ रहे हैं। 14 देशों के जो कलाकार हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चलेगा और यहाँ पर अपनी अपनी सभी देशों के जो 14 देशों के लोग आ रहे हैं वो अपनी अपनी प्रतियोगिताएं भी दिखाएंगे और अपना जो झांकियां हैं वो भी निकालेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को बेसब्री से इंतजार है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कब बाहर के कलाकार आए और यहाँ पर प्रस्तुति दें, जिससे लोगों का मनोबल बढ़े और देखें कि बाहर के लोग और यहाँ के लोगों में कितना अंतर है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप, अगर इसके अलावा बात की जाए कंबोडिया और इंडोनेशिया से जो कलाकार आ रहे हैं उनके लिए, उनके ठहरने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही दूसरे देश के कंबोडिया, इंडोनेशिया समेत 12 देशों के यहाँ राजधानी रायपुर में जैसे ही यहाँ पर प्रस्थान करेंगे तो उनके लिए पहले उनका स्वागत किया जाएगा धूमधाम से, छत्तीसगढ़ी कल्चर के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद उनको जहाँ रुकने की जो व्यवस्था है वो भी साफ तौर पर एकदम अच्छा इंतजाम किया गया, खाने पीने की व्यवस्था है वो भी की गई है। देखिए लगातार सभी जो उनके लिए फैसिलिटियां वो यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए यहाँ पर सभी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई गई। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, तो संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कलाकार आ रहे हैं उनको तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कल्चर को लगातार सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में और भी जो जैसे अभी और भी प्रोग्राम हुए थे, राज्योत्सव हुआ था, जो भी बाहर के कलाकार आते हैं छत्तीसगढ़ी जो है उस रीति रिवाज से उनका स्वागत किया जाता है और उनको छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी खिलाया जाता है। सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरे देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए अभी जो बस्तर का एरिया है वहाँ पर जो क्या बोलते हैं महुआ की दिक्कतें बन रही है, काफी चीजें बन रही है और काफी चीजें हैं जो ऐसी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे अगली खबर का हम रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। आपको बताते चले कि बीते दिन नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम ने बयान दिया था और उसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश से संबंधित बातों को मैंने बैठक में उठाया है, एक्साइज का जो पैसा है वह मिलना चाहिए, ऐसा बयान
सीएम की तरफ से सामने आया है, जिसमें साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, 2047 तक जाति जनगणना होनी चाहिए। ये बयान सीएम की तरफ से सामने आया है, जिसमें नीति आयोग की बैठक हुई थी और कई मुद्दे उन्होंने उठाए थे। उसके बाद ये बयान दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरह के मुद्दे, अधिकार को रखना, सुरक्षित करना होगा। राज्यों के अधिकार का हनन होगा तो प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा। सीएम की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें नीति आयोग की बैठक को लेकर बैठक हुई और उसके बाद ये बयान दिए गए हैं। एक्साइज का जो पैसा है वह मिलना चाहिए। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात कही गई है। जी प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से नीति आयोग की बैठक हुई थी और तमाम मुद्दे सीएम की तरफ से उठाए गए थे और उसके बाद ये बयान आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इन बयानों को? जी बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक संपन्न हुई। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राज्य का जो बिल है जो लंबित है सरकार की वहाँ केंद्र सरकार के पास, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया। जो सरकार की जो काफी समस्या है अपने राज्य छत्तीसगढ़ सरकार की जो समस्या है, जो बिल लंबित है, जीएसटी बिल हो गया, कोयला का हो गया, जो भी बिल लंबित है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बातों को केंद्र सरकार के सामने रखा और अनुरोध किया कि जल्दी से जल्द ये बिल हमारे पास कर दिए जाए। और देखिए उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलवानों पर भी कहा कल की जिस तरीके से पहलवान कल वो कर रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो करते बोलती है उसका उल्टा करती है। मतलब जो देश के लिए पहलवान लड़ रहे हैं उनके लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, वो देश के रियल हीरो हैं। देखिए पहलवान, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पे जो पहलवान है उन्हीं ने अपने देश का नाम रोशन किया, उनको लेकर सरकार ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल प्रदीप, और इसके साथ ही साथ सीएम ने एक्साइज का भी जिक्र करते हुए कहा है, एक्साइज के पैसे को लेकर कि राज्यों की भी बात की गई है, ये मुद्दा भी उठाया गया है सीएम की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए एक्साइज का जो पैसा है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी पैसा है छत्तीसगढ़ का जो लंबित राशि है उसका जल्द से जल्द केंद्र सरकार भुगतान कर दे, क्योंकि जो भी योजना है उसमें पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग की बैठक में उनको भी रखा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी विचार विमर्श भी वहां पर अपने साझा किए हैं। ठीक है प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा पर कार्य शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी, जहां पर स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता परक शिक्षा पर कार्य तेज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ने विकसित की है 36 विषयों में डिजिटल सामग्री। 16 जून से प्रसारित होगा गुणवत्ता लाने के लिए 36 विषयों में डिजिटल सामग्री, जिसके तहत आपको बता दें कि 1,77,000 मिनट की डिजिटल सामग्री विकसित की गई है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विषयवार डिजिटल सामग्री तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में 15 जून को ट्रायल किया जाएगा और 16 जून को चैनल शुरू किया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि ये कदम उठाया जा रहा है और 36 विषयों की डिजिटल सामग्री शुरू की गई है, जिसका प्रसारण 16 जून से किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा पर कार्य करना शुरू कर दिया है और शिक्षा गुणवत्ता परक बनाने के लिए तेजी लाई जा रही है। जी प्रदीप, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए पूरी पहल शुरू कर दी गई है, 16 तारीख को प्रसारण होना है, अभी तक क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं और किस तरह से ये योजना काम करेगी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 16 विषयों को डिजिटल किया जाएगा और इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। इसका 15 जून से ट्रायल होगा, 15 जून से 16 जून तक ट्रायल होगा, उसके बाद शुरुआत कर दी जाएगी। 36 विषयों को इस पे डिजिटल किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी को क्या है पढ़ने में आसानी होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शिक्षा में लगातार काफी विकास किए जा रहे हैं। अभी आत्मानंद स्कूलों की बात करें तो वहाँ सरकारी स्कूल है, लेकिन फैसिलिटी एकदम टॉप क्वालिटी की दी गई है। तो वहाँ पर अभी जो
12th और 10th का रिजल्ट आया था, उसमें आत्मानंद स्कूलों के बच्चों ने काफी अच्छे अंक हासिल किए। तो देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी प्रदीप, आपसे समझना चाहूंगी ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है और 16 तारीख को चैनल के माध्यम से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी, लोगों तक इसका बच्चों तक लाभ पहुंचेगा, तो ये किस योजना के तहत, यानी आपसे समझना चाहेंगे कि ये किस तरह काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो 36 विषय हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। तो देखिए इससे क्या है, आसानी होगी, बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होगी, टीचर्स को भी पढ़ाने में आसानी होगी। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा कदम है सरकार का, शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार का बड़ा कदम है। देखिए लगातार शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकास किए जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल खोले सरकार ने, उसके बाद जो ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बीए, बीकॉम और बीएससी में लागू नहीं होगा सेमेस्टर पैटर्न। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये फैसला हुआ है। इस सत्र में बीए, बीकॉम, बीसीए और बीएससी में पुराना पैटर्न पर पढ़ाई होगी। 1.5 लाख से ज्यादा छात्र पुराने पैटर्न में ही पढ़ाई करेंगे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 16 जून से शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बीए, बीकॉम, बीसीए और बीएससी में अब सेमेस्टर पैटर्न लागू नहीं होगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ही ये फैसला किया गया है, जिसके तहत इस सत्र में बीए, बीकॉम, बीसीए और बीएससी के छात्र पुराने पैटर्न पर ही पढ़ाई करेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा छात्र पुराने पैटर्न में अब पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो रही है। तो शिक्षा नीति के तहत ये फैसला लिया गया है, जहां पर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में दिखेगा छत्तीसगढ़ का जलवा, जहां पर आपको बता दें कि अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में 4 खिलाड़ी प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे और जौहर दिखाएंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जापान में आपको बता दें कि अंडर 18 एशिया कप होने वाले हैं और मैच में छत्तीसगढ़ का जलवा हमें देखने को मिलेगा, जहां पर अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में 4 खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां पर आपको बता दें कि जापान में अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच होने वाला है, जिसमें प्रदेश के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 12 राज्यों की रामायण मंडलियां इसमें प्रस्तुति देंगी। तो आयोजन होने जा रहा है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का, जिसमें मशहूर कलाकार महोत्सव में शिरकत करेंगे। रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में कंबोडिया, इंडोनेशिया समेत 12 राज्यों की रामायण मंडलियां प्रस्तुति देंगी। तो रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बताते चले कि कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 12 राज्यों की रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम के लिए बताते चले कि मशहूर कलाकार इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि न सिर्फ हमारे देश के कलाकार बल्कि विदेशों से भी तमाम कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रायगढ़ में ये आयोजन किया जाना है। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश से संबंधित बातों को मैंने बैठक में उठाया।
एक्साइज का जो पैसा है वह मिलना चाहिए, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। 2047 तक जातीय जनगणना होनी चाहिए, सीएम की तरफ से बयान दिया गया है। बैठक के बाद ये बयान सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में बढ़ोतरी पर अपनी राय रखी है। संघीय व्यवस्था में राज्यों के अधिकार को रखना होगा सुरक्षित, साथ ही साथ राज्यों के अधिकारों का हनन होगा तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। सीएम की तरफ से बयान सामने आए। से संबंधित है उसे मैंने उठाया है। तो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है जो हमको मिलना चाहिए था उसमें से 2600 करोड़ से कम मिला है, उसे देने की बात है। खाद्य विभाग में भी हमारे पैसे 1000 करोड़ के आसपास है, उसे मैंने मांग की। और यदि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र हमको बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2021 के बाद से आज तक नहीं हुआ, जबकि 2021 में शुरू कर देना था, आज तक शुरू नहीं हुआ। इसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए ताकि यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के विभिन्न प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोग जो पीछे रह गए हैं तो उसके लिए हमको काम करने होंगे। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, आय में वृद्धि करने के लिए, तो उसको मैंने प्रमुखता से उठाया। साथ ही जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य के अधिकारों को आपको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था में यदि राज्य के अधिकारों का लगातार यदि हनन होता है तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर पड़ेगा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।